Hello everybody, I am Swasthist. Welcome you all on the platform of G-Centric. मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए हैं इससे रिलेटेड हमने। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स क्वांटिटी को समझा था, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वाले स्पेस में भी कोई मैग्नेटिक फोर्स होता है? हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में समझा है कि हमेशा कोई फोर्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड होता है, या आप कहोगे फील्ड के करस्पॉन्डिंग फोर्स होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग कोई मैग्नेटिक फोर्स भी होना चाहिए और हाँ होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। क्या होता है वो फोर्स समझते हैं हम। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है समझना। हमें पता है सराउंडिंग टू ए कांस्टेंट करंट देयर आर मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स एंड इफ ए मूविंग चार्ज, कैसा चार्ज, मूविंग चार्ज इज देयर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज। मान लो कोई ये करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट फ्लो की वजह से इसके आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस साइड में देखूंगा तो ये इनवर्ड होगा। इनवर्ड मींस इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आता होगा बात। और अगर इस तरफ मैं देखूंगा तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मींस इस डायरेक्शन में होगा। मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इससे दूर कहीं पर चले जाओ, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही होगी हमारी, ये मेरा पॉइंट यहां की बजाय यहां पहुंचता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही होगी, अगर ये लेंथ कुछ भी लेंथ होती तो इसके एंगल्स θ1 θ2 होते, याद आ रहा होगा। बायट-सावर्ट्स लॉ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी I/4πd cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2 A phi कैप ये होती। मींस डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होती जाती, लेकिन होती तो सही। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा? आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड ही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड ही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर 1 कूलम के चार्ज पर हो, टेस्ट चार्ज पर, तो जो फोर्स होता था वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेट होगा, ये समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फोर्स तो समझ में आए। तो समझना मेरी बात, अगर इसके आसपास कहीं पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये मान लो इस पॉइंट पर अगर मैं एक चार्ज लेके बैठा हूं, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए चार्ज होने की कोई मतलब नहीं है, एक चार्ज लेके इसी जगह पर बैठा रहूं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर। अब आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है एक अनमूविंग चार्ज की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स किसी अनमूविंग चार्ज पर भी होगा उसकी वजह से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एक मूविंग चार्ज की वजह से। करंट का मतलब मूविंग चार्ज होता है ना, इसलिए कोई चार्ज अगर मूविंग हुआ दूसरा, तभी उस पर फोर्स लगेगा। चाहे फिर वो मूव करके इधर जा रहा हो, चाहे मूव इधर कर रहा हो, चाहे इधर कर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, लेकिन मूव करता हुआ हो तभी उस पर फोर्स होगा। और जो वो फोर्स होगा उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन में होगा, कितना न्यूटन होगा ये कैसे बताएंगे हम? क्या ये जो फोर्स न्यूटन में होगा वो इस चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगा? क्या जो वो फोर्स होगा वो इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी आ रही है उस पर डिपेंड करेगा? क्या ये जो फोर्स होगा इस चार्ज की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और कितने मैग्नीट्यूड की है उन सब पे डिपेंड करेगा। हाँ, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, ये चार्ज के ऊपर है, मूविंग चार्ज के ऊपर, ऑन ए मूविंग चार्ज Q इज F इक्वल टू Q ऑफ चार्ज विद वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B वेक्टर इज QV क्रॉस B। V यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इधर है उधर है किधर है, जितनी भी है, जितने मैग्नीट्यूड की। B जिस जगह पर आप फोर्स की बात कर रहे हो उस जगह पर कुछ डायरेक्शन तो है वेलोसिटी के, साथ साथ में उस जगह पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर H है, क्योंकि मैं करंट की वजह से बात कर रहा हूं तो कुछ ना डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ डिपेंडेंट होके H आ रही होगी, तो H से रिलेटेड ही हो रहा होगा B। तो B कुछ ना कुछ होगा, वो B अगर है तो फोर्स होगा। ये अगर मैं इस करंट से किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर चले जाऊं, D बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो होगी, तो उधर दूर में मैं चार्ज को लेकर के कितने भी तेज भागता रहूं, चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
लेकिन अगर मैं नजदीक में हूं तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैं चार्ज को थोड़ी सी स्पीड के साथ लेके भागूंगा, कम फोर्स लगेगा, ज्यादा स्पीड के साथ लेके भागूंगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। और वो जो फोर्स लगेगा वेक्टर क्वांटिटी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, आप कह सकते हो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है। समझा है हमने? अगर v ये है वेलोसिटी, b ये है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे होगा, v क्रॉस b का डायरेक्शन ये होगा। तो अब इसी चीज को समझने के लिए एक पिक्चर में यहां पर मान के चल रहा हूं, ये ब्लू कलर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाइंस कंसीडर किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाइंस हमेशा वैसे क्लोज लाइन होती हैं। तो मान लो कोई करंट फ्लो रहा है इस तरीके से, समझिएगा, ऐसे समझ पा रहे हैं आप? करंट अगर ऐसे फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी ना इसके चारों तरफ। तो ये दूर फ्लो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है ये इस तरीके से है। उसका टेंजेंशियल ऐसे बन रहा होगा ना, तो इस स्पेस में इस तरह से टेंजेंशियल बना दिया है मैंने। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है। एक चार्ज है ये क्यू, रेड कलर में वैल्यू माने है मैंने। ये चार्ज यहां से मैं फेंकता हूं जोर लगा के। जब चार्ज एंटर करेगा तो एक वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से। जब इसमें एंटर करेगा तो क्योंकि वेलोसिटी है चार्ज की, जहां पर ये एंटर कर रहा है जिस स्पेस में, वहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है b वेक्टर, और इस चार्ज का कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर ये न्यूट्रल होता तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा। अब मैं एक बार मान के चल रहा हूं कि ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये देखना है हमें। आप v क्रॉस बी देखोगे, v क्रॉस बी फाइंड करना है तो अपने राइट हैंड को उठाना है। आप चाहे लेफ्टी हो फिर भी राइट हैंड को उठाना है। राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में ओरिएंटेड करना है, और b का डायरेक्शन की तरफ क्लोज करना है। b इस तरफ है, क्लोज नहीं कर पा रहे हम। आपने राइट हैंड को फ्लेक्सिबल करना है। फिर अगर मैं v ऐसे करूं, b ऐसे नहीं क्लोज कर पा रहा। अगर मैं v ऊपर की तरफ है ना, v तो ऐसे करना है, b इधर तरफ नहीं हो पा रहा। एक ही तरीका है v और b, v क्रॉस b का डायरेक्शन ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो v क्रॉस b के साथ कुछ नेगेटिव मल्टीपल आ रहा होता, तो v क्रॉस b की जो वैल्यू है उसका नेगेटिव कर देते, फोर्स उस डायरेक्शन में हो जाता। तो अभी हाल फिलहाल अगर इस बोर्ड वाले स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं एक चार्ज को फेंकूं ऊपर, तो चार्ज जैसे यहां पर एंटर करेगा उस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अगर चार्ज पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो चार्ज को धक्का लगेगा और इस प्लेन से, इस बोर्ड वाले प्लेन से बाहर निकल जाएगा चार्ज। अब देखिएगा, अगर बोर्ड वाले प्लेन से बाहर निकला तो इस तरफ फेंका, क्या वो सीधा ऐसे टपक जाएगा, क्या वो लौट के नीचे टपक जाएगा, या ऊपर ऐसे जा रहा होगा? अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले कुछ वेलोसिटी है चार्ज की, वेलोसिटी है तो यहां जाते ही वेलोसिटी तो जीरो नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी तो चल रही है, साथ साथ बाहर की तरफ भी फोर्स लग गया है। ये कुछ ऐसा है कि एक नदी बह रही है, उस नदी में आप स्विमिंग करना चाह रहे हो, आप जोर लगा के आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, आप आगे ही थोड़ी बढ़ते जाओगे। जैसे वेलोसिटी आगे की तरफ फोर्स लगा के आपने भेजा एक वेलोसिटी के साथ, ये आगे ही नहीं बढ़ता जाएगा। हाँ, ये आगे बढ़ता जाता अगर कोई फोर्स नहीं लगता। हाँ, आप आगे बढ़ते जाते, आप अगर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते, नदी में नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप नदी में स्विमिंग कर रहे होगे तो रिवर का जो फ्लो होगा वो इस तरफ है, अगर तो आप पूरा जोर आगे की तरफ लगा रहे होगे, फिर भी इस तरफ जाओगे। अगर आप आगे जोर लगाना बंद कर दो तो फिर आप सीधे ऐसे बह जाओगे, और अगर आप आगे भी जोर लगा रहे हो तो अगले किनारे तक इस तरह से पहुंचोगे ना। मेरी बात समझ में आती होगी? इस तरह से पहुंचोगे। यहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, यहां पर आपको एक वेलोसिटी से इसको आगे भेज रहे हैं, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक्चुअल में जो इसका मूवमेंट होगा अब वो ऊपर भी नहीं होगा, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी ना, बाहर की तरफ होगा, बल्कि ऊपर और बाहर का दोनों का रिजल्ट, इस फोर्स वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर ऐसा हो जाएगा। फोर्स वेक्टर मान लो इतना है, वेलोसिटी वेक्टर मान लो इतना है। मान लो वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा स्ट्रेंथ का है तो फिर थोड़ा इधर ज्यादा ओरिएंटेड रहेगा। मान लो वेलोसिटी वेक्टर कम स्ट्रेंथ का है बट फोर्स ज्यादा स्ट्रेंथ का आ रहा है। अब आप कहोगे वेलोसिटी कम है तो फोर्स ज्यादा कैसे आ सकता है? बी ज्यादा होने पर हो सकता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना। जो फोर्स वेक्टर है वो ज्यादा स्ट्रेंथ का है, वेलोसिटी कम स्ट्रेंथ का है, तो ऐसे आ रहा होगा। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हम अभी इस स्टार्टिंग पॉइंट पर बात कर रहे थे वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी v का मतलब आपको समझ में आता है, ये डायरेक्शन के साथ एंटर कर रहा है पूरे स्पेस में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो चार्ज होगा, अब ये चार्ज थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मींस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इधर ना होकर इस डायरेक्शन में हो रही होगी। अब v इधर हो गया तो v क्रॉस b कैसे होगा? अब आप v क्रॉस b ऐसे नहीं करेंगे बल्कि v क्रॉस b ऐसे करेंगे। पहले आप v ऊपर की तरफ जा रहा था इसलिए b की तरफ क्लोज कर रहे थे, तो बाहर की तरफ v क्रॉस b बन रहा था। समझ में आया होगा? ये ऊपर बनाया मैंने v, ये इधर मेरा रहा b,
V से B को क्रॉस किया तो V क्रॉस B दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आ गया फोर्स। लेकिन अब मूव करने लग गया थोड़ा सा फोर्स, क्योंकि इस चार्ज पर लगा था इसलिए ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा इधर आ गया है। अब जब इधर आ गया तो V क्रॉस B अगर आप देखोगे तो ऐसे थोड़ी देखोगे, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फोर्स अब थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो इसको और थोड़ा सा ऐसे खींचेगा आप, और इधर हो गया अगर ये तो V ऐसे हो गया तो V क्रॉस B और नीचे की। तो जब फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग गया है, नीचे आ ही गया है, तो अब V क्रॉस भी थोड़ा सा और नीचे की तरफ हो गया है। जब V क्रॉस भी फोर्स और नीचे की तरफ आ रहा होगा, जो एक्चुअल मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो वही समझ लीजिए नदी का बहाव इस तरफ हो तो इसी तरीके से ये तैर रहा है इस तरफ, नदी का बहाव इस तरफ है तो और थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। इस तरह से टिल्ट हो रहा होगा तो फिर फोर्स जो होगा V क्रॉस भी और इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे फोर्स क्या है, इसको अपने ओरिजिनल पाथ से खींच के इधर लाया, फिर इस पाथ से और इधर लाया, फिर इस पाथ से इधर लाया। तो आप यहाँ पर रोटेशन जिसका जो मूवमेंट है उसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस तरह से कुछ मूवमेंट हो रहा होगा, समझ रहे होंगे। ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि ओरिजिनल वेलोसिटी ऐसा है, लेकिन वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे होते जा रहा है। अब वह वेलोसिटी ऊपर न होकर ऐसे हो गई है, अब इधर जाना चाहिए लेकिन नीचे फोर्स, अब इधर जाना चाहिए लेकिन नीचे फोर्स, इधर जाना चाहिए लेकिन नीचे फोर्स, इधर जाना चाहिए लेकिन नीचे फोर्स। तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा, ऐसे कुछ सर्कुलर शेप बन रही होगी। इस तरह की और भी कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअल में एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम तब समझ सकते हैं जब हम v वेक्टर और b वेक्टर को एनालाइज कर लें हर एक टाइम इंस्टेंट पर। जैसे जैसे आगे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कोई चार्ज, वैसे वैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा होगा, और ये फोर्स अब वेलोसिटी पर फर्क क्या डाल देगा, उस हिसाब से हमें एक्चुअल पाथ ऑफ मूवमेंट समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम आगे बढ़ करके। उससे पहले एक चीज, अगर कभी कोई स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। मान लो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है, कोई चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है, दूसरी तरफ कहीं पे कोई करंट फ्लो हो रहा हो, किसी लाइन में करंट फ्लो हो रहा हो सकता है, कभी सरफेस पे भी करंट हो सकता है। अभी हमने सरफेस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा नहीं है, बट सरफेस पर भी अगर करंट फ्लो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझेंगे आगे जाके हम कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे किसी तरह का कोई करंट फ्लो रहा हो कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है। इस स्पेस के अंदर अगर चार्ज एक जगह पर है तब तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन एक चार्ज मूव कर रहा है तो मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो चार्ज जिस पोजीशन पे अकॉर्डिंगली जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस हिसाब से कुछ डिस्टेंस होगी तो कुछ फोर्स होगा, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फोर्स का। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है इसको हम बोल देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या होगा लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन अगर हम समझे तो देखिएगा। ये चले तो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये रहा वेक्टर बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक चार्ज कहीं दूर से आते हुए इस वेलोसिटी v के साथ एंटर कर गया है। क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इसलिए रिजल्टिंग फोर्स दोनों का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है ना, F इक्वल टू क्यू ई, चार्ज Q है तो हो जाएगा क्यू ई वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है अभी समझ के चुके हैं हम, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, रिजल्टिंग टोटल हो जाएगा क्यू ऑफ ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। ये रिजल्टिंग लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगा। चलिए एक चीज और थोड़ी सी समझना, एक बार हमने समझा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर है किसी स्पेस में, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है, समझिएगा, ये करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से आप समझेंगे चारों तरफ ऐसे होगा। कोई चार्ज मैं मूव करवाता हूं और वो चार्ज मूव करता है ऐसे, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बी है, मतलब v का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन सेम हुआ अगर, तो v क्रॉस b में साइन थीटा होगा ना कॉस प्रोडक्ट में, तो साइन जीरो इज जीरो, क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं। मतलब b की सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हुई, चाहे फिर थोड़ा स्लो मूव कर रहा हो या बहुत तेज मूव कर रहा हो, फोर्स जीरो लगेगा। अगर b इस डायरेक्शन में लेकिन मूव कर रहा है चार्ज इस डायरेक्शन में, चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में और b का इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा क्या हो जाएगा, आप किसी भी जगह पर देखो b का डायरेक्शन ये
वेलोसिटी का टेंजेंशियल बना के v का डायरेक्शन ये, तो v और b दोनों का एंगल 180 डिग्री हो गया, साइन 180 इज 0, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी डायरेक्शन में चार्ज का मूवमेंट होगा करंट के चारों तरफ, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फोर्स नहीं लगता, बिना फोर्स के चार्ज मूव करता रहेगा, बिना फोर्स लगाया चार्ज मूवमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर चार्ज ऐसे नजदीक आ रहा है, चार्ज का मूवमेंट में इस वेलोसिटी ऐसे, और इस जगह पर मैं बात कर रहा हूं बी का जो टेंजेंशियल की डायरेक्शन होगी, ये बी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये v क्रॉस बी क्या होगा, v क्रॉस बी होगा v क्रॉस बी, देखिएगा v क्रॉस बी, v की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को खोल लीजिए, v की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को खोल लीजिए, चलिए खोल लिया मैंने राइट हैंड को, ये रहा v। अब b की तरफ क्लोज करना है, नहीं कर पा रहा मैं b की तरफ, तो ऐसे क्लोज, तो ऐसे करता हूं, v क्रॉस v इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। आप चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हो, नीचे की तरफ फोर्स्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ घूम जाएगा फिर वो। और आगे की पिक्चर अभी थोड़ी देर पहले हमने समझी थी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन चेंज होके ये इस तरह से सर्कुलर, जो आपने चार्ज इधर भेजा था, आप चाहते थे यहां अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ये मंजिल है इसकी, उस मंजिल से पहुंचने से पहले इसका रास्ता चेंज हो जाएगा फोर्स की वजह से, और ये धीरे धीरे चेंज होते होते ऐसे लौट लेगा, फिर ये ऐसे लौट लेगा। फिर ये जब ऐसे लौटेगा, आप समझ चुके होंगे ना आगे की सारी कहानी। अब मैं यहां पर आ गया हूं, इस तरह से ऐसे आ गया हूं, मान लो मेरा चार्ज जैसे आ गया, अब v ऐसे है और b ऐसे है, v क्रॉस b अगर आप देखोगे, आप v ऐसे है और b उस तरफ जा रहा है, v और b देखेंगे आप, v नीचे की तरफ है और b उस तरफ आ रहा है, v क्रॉस b अगर आप देखोगे आप आगे की तरफ, जो चार्ज होते होते यहाँ पे आ गया, अब आगे की तरफ फोर्स, तो इसलिए इसको आगे लेके जाएगा, और फिर ऐसे सर्कल, ये सर्कल ऐसे हो जाएगा फिर, और फिर यही पिक्चर इस तरह से होती चलेगी। तो ये आपने चार्ज ऐसे फेंका मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में, और करंट ऐसे फ्लो है, तो चार्ज ऐसे घूमने लग जाएगा। समझ में आया होगी बातें? तो ये हमने चार्ज को चार्ज पर जो फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में समझ लिया, इसको आगे काम में आएगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते टाइम पे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि जब चार्ज को मूव करके किसी एक पॉइंट से हम लेकर के आते हैं हमारे स्पेस में, तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है हमें। अगर हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर, वो वर्क डन को क्या बोलते थे हम? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेस में अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर एक चार्ज को लेकर के आ रहे थे तो वर्क डन जो होता था दैट वाज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्पेस है, अगर उसमें भी चार्ज को लेके अगर आ रहे हो, तो क्या चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा? अगर चार्ज पर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के अपोजिट में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस वर्क डन को भी हम बोलेंगे पोटेंशियल। ये पोटेंशियल होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, इससे पहले था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल को, ये चीज हम रिमाइंड कर ही चुके हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज ऑफ +1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अगर ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में हो, इफ द वर्क डन इज इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लाएगी ना चार्ज को हम लेके आ रहे होंगे तो उस चार्ज पर, तो उसके अपोजिट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इफ दिस वर्क डन इज टू बी इन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल। अभी तो ये हमने समझा ही नहीं है कि क्या इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम लेके आते हैं एक पॉइंट पर तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या। अगर करना पड़ा हमें मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में, तो उस केस में उस वर्क डन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल। आगे बढ़ने से पहले एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। ये स्केलर होता था या वेक्टर होता था? याद आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V जो होता था, V वेक्टर थोड़ी होता था, V सिंपल होता था, एक स्केलर होता था। तो ये तो था स्केलर। और जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा इसके बारे में समझना है हमें। पहली बात तो क्या पता मैग्नेटिक पोटेंशियल होता ही ना हो, अगर हुआ तो ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ये समझना है हमें। तो इसको समझने के लिए एक बात ध्यान देना है इधर। मान लो एक करंट फ्लो रहा है, इस करंट फ्लो की वजह से आसपास में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेस बन गया इस तरीके से। इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आता हूं मैं इस वाले पॉइंट पर, यहां पर कोई पोटेंशियल है या नहीं है ये देखने के लिए। जब मैं चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट उधर है, उस तरफ से ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो क्या चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा? तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी चार्ज की। अगर कुछ वेलोसिटी है चार्ज की, तो इस मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में एक वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज मूव करता है। चार्ज तो हम टेस्ट चार्ज ही लेके आएंगे +1 कूलम का। तो जो फोर्स होता था मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता था QV क्रॉस B। Q चलो मैंने +1 कर दिया, लेकिन एक वेलोसिटी से तो आ रहे होंगे ना, हम किस में आ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में आ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो है।
जब मैं मूव करके आ रहा होगा कुछ वेलोसिटी से तो कुछ फोर्स अप्लाई होगा ही होगा चार्ज पर। अच्छा ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पर मैं यहाँ इनफाइनाइट से अगर ये पाथ ना फॉलो करके ये पाथ फॉलो करते हो, आप पाथ अगर चेंज हो गया मेरा, तो आप कह सकते हो वेलोसिटी वेक्टर तो इस पाथ पे डिपेंड करता है ना। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। हम वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं तो वेलोसिटी तो जिस डायरेक्शन में चल रहे होंगे उस वेलोसिटी के साथ चेंज हो रही होगी। अगर ये चार्ज को मैं यहाँ पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ऐसे लेके आया, तो फिर वेलोसिटी कुछ अलग तरीके से हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं हम एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं अगर चार्ज को, तो मूवमेंट होना ही है, वेलोसिटी होनी है, बट कौन से पाथ को फॉलो करते हैं हमारे, उस हिसाब से वेलोसिटी डिफरेंट हो रही होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर जो वर्क डन है, वेलोसिटी क्योंकि डिफरेंट हो रही होगी तो फोर्स डिफरेंट हो रहा होगा। फोर्स डिफरेंट हो रहा होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ना डिस्प्लेसमेंट तो, बट वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से सेम बन रही, डिफरेंट डिफरेंट बन रही है। तो आप कहोगे वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। मींस स्केलर हुई या वेक्टर हुई, वेक्टर हुई। वर्क डन तो कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल है। इसलिए आपसे कोई बोले मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, मैंने बोला विल बी कॉल्ड, अभी पता नहीं है हमें, लेकिन हम कहेंगे इज कॉल्ड, क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए ये वेक्टर होगा। इसलिए आगे से हम अगर कोई बोले केवल पोटेंशियल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखा हुआ तो मैग्नेटिक पोटेंशियल है। लेकिन कोई लिखे वेक्टर पोटेंशियल तो ये वाला वेक्टर नहीं होता, ये वेक्टर होता है। तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। इसलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल को दूसरे वर्ड्स में वेक्टर पोटेंशियल भी बोल देते हैं। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये है तो वर्क डन ही, पोटेंशियल का मतलब वर्क डन ही होता है, लेकिन ये वर्क डन डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शंस भी है इसमें, इसलिए ये वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वाला वर्क डन जो वेक्टर क्वांटिटी है मींस मैग्नेटिक पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल, इसको जनरली एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम स्केलर से रिप्रेजेंट करते थे v से, मैग्नेटिक पोटेंशियल को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली आपको कहीं पर मिलेगा तो a वेक्टर मिलेगा मैग्नेट, और डेफिनेशन वही है, चीज क्लियर है क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल और व्हाट इज वेक्टर पोटेंशियल। तो आप कहोगे वेक्टर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द work done to displace a charge from infinite to that point in the magnetic field space। क्लियर है बातें। चलिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से रिलेशनशिप समझा था, ऐसे वेक्टर पोटेंशियल A का भी रिलेशनशिप होगा। A का रिलेशनशिप किससे होगा, V का जैसे E से था ऐसे A का E के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, H। A का H से होगा, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। देखिए V का E से रिलेटेड था, मुझे बताइए E मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है या मटेरियल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। E में आता रहा होगा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन आता था, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, और अगर कोई मटेरियल तो 4 पाई एप्सिलॉन, याद आ रहा होगा ना। E का एक्सप्रेशन जो होता था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर AR कैप ऐसे होता था। ये एप्सिलॉन मटेरियल पर डिपेंडेंट, और जो D होता था वो मटेरियल इंडिपेंडेंट होता था। इसी को D बनाने के लिए हम एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल याद आया ना। तो ये कौन जो V है वो किससे डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी से रिलेटेड हो रहा है। सीधी सी बात समझ में भी आती है, अगर आप स्पेस के अंदर एक चार्ज को लेकर के आ रहे होंगे तो जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मेटल पर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए फोर्स मींस वर्क डन भी मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी से रिलेटेड ही होना चाहिए, इसलिए पोटेंशियल मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी से रिलेट होकर के आ रहा है। चलिए, अब A की बात करें तो H मटेरियल डिपेंडेंट है क्या। H के एक्सप्रेशन में आपको याद आ रहा होगा, जब हमने बायट-सावर्ट्स लॉ समझा था तो मैंने बोला था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई म्यू नहीं होता, जैसा इसमें 4 पाई एप्सिलॉन होता है, यहाँ केवल 4 पाई होता है। इसलिए H मटेरियल इंडिपेंडेंट है, लेकिन B इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ H। आप इसको आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अलग अलग मटेरियल का म्यू अलग अलग, तो B मटेरियल डिपेंडेंट है, इसलिए A रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ, B के साथ। चलिए, E से V रिलेशन रिलेटेड था, E से V रिलेटेड था, E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V।
नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, याद आ रहा होगा। ऐसे ही B A से रिलेटेड होगा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या, तो E आया, तो B आएगा इस पोटेंशियल का भी डेल ऑपरेटर से ऑपरेट करने पर। ये डेल ऑपरेटर से ऑपरेट किया। स्केलर का तो ग्रेडियंट ही हो सकता है, लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। रिजल्ट क्या बनाना है, हमें एक वेक्टर बनाना है ना, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तो डेल क्रॉस ए इक्वल टू बी होगा। थोड़ा सा फर्क जो है वो ये ध्यान रखना है, यहां पर नेगेटिव सिंबल नहीं आता है, बी इक्वल टू डायरेक्ट डेल क्रॉस ए होता है। चलिए, तो हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ऐसे हमने मैग्नेटोस्टेट्स में मैग्नेटिक पोटेंशियल समझ लिया है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझी थी, फिर पोटेंशियल समझा था, याद रहोगा आपको। ऐसे हमने यहाँ पर जीरोक्स करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बायट-सावर्ट्स लॉ से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर का रिलेशनशिप, कूलॉम्स लॉ के जैसा एम्पियर सर्किट लॉ, दोनों मैक्सवेल इक्वेशन समझ ली हैं हमने। जैसे वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा था, ऐसे यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल समझ लिया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमने वहां पे E के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का रिलेशनशिप समझा था, ऐसे हमने यहाँ B के साथ A वेक्टर मींस वेक्टर पोटेंशियल का रिलेशनशिप समझ लिया है। अगर वो याद है तो कुछ वैसा ही रिलेशनशिप है। एक्स्ट्रा जो चीज याद रखनी है, आपको याद रखनी है, यहाँ नेगेटिव साइन यूज में नहीं आता है। क्लियर हुआ होगा बातें। चलिए, हमने ये कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।